नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे भारत के नए संसद भवन पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास भारत का नया संसद भवन एक सांस्कृतिक प्रतीक नाम का एक दस्तावेज है। उसी से कुछ मुख्य बातें ली हैं। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस इमारत के डिजाइन को समझें, इसके जो सांस्कृतिक मायने हैं, तकनीकी पहलू हैं और हाँ, इससे जुड़े जो अलग-अलग विचार हैं, उन पर भी बात करें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका डिजाइन ही मतलब ध्यान खींचता है। त्रिकोणीय आकार में है ये, है ना? पुरानी गोल इमारत के पास। हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं कि इसकी प्रेरणा जो है वो पारंपरिक भारतीय ज्यामिति, मतलब शुभ मानी जाने वाली आकृतियां और अपना राष्ट्रीय फूल कमल, इनसे ली गई है। अच्छा। और हाँ, ये सिर्फ देखने में ही अलग नहीं है, इसकी क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। लोकसभा में अब शायद 888 सीटें। पहले 543 थी। हाँ, 888 लोकसभा में और राज्यसभा में 384। पहले करीब 245 थी। और अगर जॉइंट सेशन हो, मतलब दोनों सदन एक साथ बैठें, तो 1272 लोग हैं। हाँ, अंदरूनी हिस्से जो है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। जैसे लोकसभा की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर, अच्छा। हाँ, और राज्यसभा की थीम है राष्ट्रीय फूल कमल पर। और जो सेंट्रल लाउंज है उसके आंगन में अपना राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वो लगाया गया है। बरगद, कमल, मोर, वाह। और मैंने दरवाजों के बारे में भी सुना था, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार। हाँ हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और इनकी रक्षा के लिए मतलब प्रतीकात्मक रूप से पौराणिक आकृतियां लगाई गई हैं। जैसे गज यानी हाथी, गरुड़ और मकर। ये पारंपरिक संरक्षक माने जाते हैं, ज्ञान, शक्ति और कर्म के प्रतीक। ये तो काफी सोचा समझा डिजाइन लगता है। और लोकसभा हॉल के बारे में एक खास बात थी शायद। हाँ, वो ये कि उसे बिना किसी खंभे के बनाया गया है। मतलब सेंट्रल हॉल में कोई पिलर नहीं है। अच्छा, क्यों? ताकि हर सदस्य को कहीं से भी बिना किसी रुकावट के पूरी कार्यवाही दिखे, एकदम क्लियर व्यू। ये बढ़िया सोचा है। तकनीकी तौर पर भी ये काफी आधुनिक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और एक और खास बात है इसका, पर्यावरण अनुकूल होना। अच्छा, कैसे? इसे प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा मिला है। मतलब बिजली की खपत करीब 30% कम होगी, ऐसा अनुमान है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बारिश के पानी को जमा करने का, उसे रिसाइकल करने का सिस्टम भी है इसमें। और सुरक्षा, भूकंप वगैरह के लिहाज से? हाँ, उसका भी ध्यान रखा गया है। इसे भूकंपीय जोन 5 के मानकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जोन 5? जी मतलब सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके के हिसाब से भी ये मजबूत है। हाँ जी, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी ये पूरी तरह सुलभ है। और दावा है कि ये कम से कम 150 साल तक टिकेगी। 150 साल, ये तो काफी लंबा समय है। अच्छा, इसे बनाया किसने और कब तक? इसका डिजाइन तो HCP डिजाइन ने किया है, आर्किटेक्ट बिमल पटेल है, और बनाया है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। टाटा ने, ओके। हाँ, काम जनवरी 2021 में शुरू हुआ और मई 2023 तक, मतलब करीब 2.5 साल में पूरा हो गया। और लागत, इसका कुछ अंदाजा है? लागत को लेकर आंकड़े थोड़े अलग-अलग हैं, पर मोटे तौर पर 861 करोड़ से 1200 करोड़ के बीच बताई जाती है। ठीक है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें जो सामान लगा है वो पूरे भारत से लाया गया है। हाँ, और ये बात इसे और खास बनाती है ना? जैसे राजस्थान से बलुआ पत्थर आया, जैसलमेर से ग्रेनाइट, अच्छा। नागपुर से सागौन की लकड़ी आई, जिसे मुंबई के कारीगरों ने तराशा, और कालीन, वो यूपी में भदोही के हाथ से बुने हुए कालीन हैं। वाह, मतलब एक तरह से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है इसमें। हाँ, कह सकते हैं। और इमारत के ऊपर जो राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ के सिंह, वो भी 6.5 मीटर ऊंचा है, कांसे का बना हुआ। और तकनीक, अंदर कुछ डिजिटल वगैरह भी है? हाँ, बिल्कुल। डिजिटल वोटिंग सिस्टम है, कई भाषाओं में तुरंत अनुवाद की सुविधा है। लक्ष्य तो इसे एक डिजिटल संसद बनाने का है। एक और चीज जिसका काफी जिक्र हुआ, वो सेंगोल। वो क्या है? हाँ, सेंगोल। ये तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक राजदंड है, सोने का। अच्छा। इसे चोल साम्राज्य के समय से सत्ता के हस्तांतरण और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता रहा है। अब इसे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। तो ये एक तरह से परंपरा का प्रतीक है। हाँ, उसी परंपरा को दर्शाने के लिए। तो मतलब ये इमारत सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रतीक, बहुत सारे अर्थ छिपे हैं। लेकिन क्या सब लोग इससे सहमत हैं? स्रोत में कुछ विवादों का भी जिक्र था। हाँ, देखिए,
जहां एक तरफ इसे भारत की एक नई आत्मनिर्भर पहचान के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, जिनका जिक्र स्रोत में है। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाना वो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं था। अच्छा, ये बात उठी थी। हाँ, फिर महामारी के समय में इतनी बड़ी लागत और जो टाइमलाइन थी उस पर भी सवाल उठे। कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि ये औपनिवेशिक दौर की विरासत को कम करने की कोशिश है। और एक और मुद्दा था, उद्घाटन के समय जो धार्मिक अनुष्ठान हुए उसको लेकर धर्मनिरपेक्षता और शासन में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर बहस हुई। ओके, और इसी वजह से कुछ विपक्षी दलों ने शायद बॉयकॉट भी किया था। हाँ, स्रोत के अनुसार इन्हीं कुछ संवैधानिक आपत्तियों के आधार पर कुछ विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। ये सब स्रोत में बताई गई आलोचनाएं हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नया संसद भवन आकार में बड़ा है, प्रतीकों से भरा है, पर्यावरण का ध्यान रखने की कोशिश है और आधुनिक तकनीक भी है। हाँ, एक तरह से भविष्य के लिए तैयार भारत की तस्वीर पेश करने की कोशिश है। ज्यादा क्षमता वाला, तकनीक से लैस और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना कि ये इमारत जिसमें परंपरा और आधुनिकता का ऐसा मिश्रण है, ये आने वाले वक्त में भारत की राष्ट्रीय पहचान को और हमारे शासन के तरीकों को कैसे प्रभावित करेगी? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।